मैं कंप्लीट कर लूँ। तो उस वक्त ये ज़रूर एक सेक्शन की तरफ से आवाज़ आई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इस बात को एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज़ वो नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है और इससे हम कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा ये और दूरियां पैदा करेगी। तो सभी ने जो बात करी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करूंगी कि उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा सही अप्रोच है। जी। लॉ कमीशन ने भी शायद हाल फिलहाल में यही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मुश्किल है, वो पर्सनल लॉज के बीच में अगर रिफॉर्म्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। यही प्रैक्टिकल चीज़ है। और ये तो आपको लग रहा है कि वो दौर चला गया, हमने अपने मतलब तजर्बे से और अपनी गलतियों से सीखा? नहीं, मैं उसे गलती नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। आइडियली वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, आज भी मैं समझती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब प्रैक्टिकली आप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप प्रैक्टिकली लेके जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लागू करवाना कितना मुश्किल है या इसके क्या क्या अमली नताइज निकलेंगे। तो इसलिए हर चीज़ से आप सीखते हैं इन चीज़ों से, तो इसे गलती कहना गलत बात होगी, इसे तजुर्बे की, इसे सीखना कहना ज़्यादा बेहतर। अभय कुमार है और आज मेरे साथ साहबा फारूकी जुड़ी हुई हैं और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, देश और मुल्क की राजनीति के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि लेफ़्ट पॉलिटिक्स जो है, जो कि लाल झंडे की जो पार्टी हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने माजी में क्या गलती की हैं और वो कैसे लेफ़्ट जो है वो एक इस अंधेरे के माहौल से बाहर निकालने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। मैं साहबा जी का तारुफ जो है, मतलब बहुत ही मुख्तसर तारुफ कराना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ख़वातीन के जो हुकूक है, ह्यूमन राइट्स, उनके लिए काम करती हैं और अभी ये सेक्रेटरीट मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट दिल्ली स्टेट की और इससे पहले वो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं जनवादी महिला समिति, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, और वो दिल्ली चैप्टर की थी। तो बहुत सारे मैडम के तजर्बे हैं और मैं सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड में लूँगा और बाकी सवाल लूँगा, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक़ जो है कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत लंबा है और इनके पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे और आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कॉमरेड, आप कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका रुझान बढ़ा, और आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बताया था कि एक लंबी तारीख़ है कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ, तहरीक के साथ और देश की आज़ादी के साथ। इस पे कुछ रोशनी डाल दीजिए, फिर हम सवाल जो होगा कंटेम्प्रेरी अभी ले लेंगे। देखिए, मेरे घर का माहौल बहुत ही खुला हुआ और बहुत प्रोग्रेसिव माहौल था, क्योंकि मेरे वालिद नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आज़ादी की क्या लड़ाई। नाम था उनका? गुलाम रब्बानी ताबा नाम था मेरे वालिद का। फर्रुखाबाद से थे वो? जी, फर्रुखाबाद में एक छोटी सी तहसील है कायमगंज, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। जी। तो मेरे वालिद शायर भी थे और जी, और PWA प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के में काम करते थे। जनवादी लेखक संघ? नहीं, जनवादी लेखक संघ में नहीं थे, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में थे। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। जी। और मेरे जहाँ तक, ये मैं आपको बता रही हूँ 50s के बीच की बात, जो उस ज़माने में जो ये तमाम पूरे प्रोग्रेसिव शुरा का एक और राइटर्स का एक पूरा रोल था, जिसमें ख़ास तौर से फैज़ साहब, सज्जाद ज़हीर साहब, इस्मत चुग़ताई साहिबा, ये सब लोग जो इसमें शामिल थे। तो मेरे वालिद भी उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे और उन्हीं के साथ उनका काम करते थे वो। तो घर के माहौल में एक खुलापन था, वहाँ पॉलिटिकल माहौल था जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते थे। तो मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, कॉलेज स्कूल से बाद जब मैं कॉलेज में आई, कहाँ? जामिया जी। तो किस डिपार्टमेंट में थी? मैं जामिया में हिस्ट्री में मैंने ऑनर्स किया है, उसके बाद मैंने बीएड किया था और बीएड के बाद मेरा स्पेशलाइजेशन मैंने किया था स्पेशल एजुकेशन में। तो जब और जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत पुराना है। जी। तो जब मैं वहाँ आई थी
इस कॉलेज में आई थी, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी जी। एसएफआई में? नहीं, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की मेंबर थी। अच्छा, एआईएसएफ। एआईएसएफ की मेंबर थी और उसी एआईएसएफ के तहत ही मैं काम करती थी। और उसके बाद ही मैं सीपीआई के साथ जुड़ी, वहाँ पर मैं मेंबर हुई। और सीपीआई की भी स्टेट का जो काउंसिल थी हमारी, उसमें मैं सेक्रेटेरिएट मेंबर थी। लेकिन 2005 में कुछ थे ऐसे वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने जी रिज़ाइन किया था सीपीआई से, और मैं सीपीएम का एक हिस्सा बनी हूँ जब से 2000। वैसे मैंने मतलब मूवमेंट को अगर आप कहें तो मैंने 1980 में मूवमेंट में भाग लिया था, लेकिन और आज तक मैं आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। ये बात अलग है कि कुछ अरसे के बाद मैं एक दूसरे फॉर्मेशन के साथ आई हूँ, लेकिन बहरहाल मतलब हूँ मैं एक कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ ही जुड़ी हुई पिछले 30-35 साल से। जी जी। अब हम कंटेम्प्रेरी सवाल लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में कहा है अभी हाल के दिनों में कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इसके बाद से लेके आप देख ही रही हैं कि हिंदू मुस्लिम सोशल मीडिया पे हो रहा है। मुसलमानों को गाली दी जा रही है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और 4 शादियाँ कर रहे हैं। तो इसमें आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड है उसको लेके आपकी पार्टी और आप कैसे समझती हैं? तो क्या आप इसका समर्थन करती हैं, या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों को पीटने के लिए, या जो कहते हैं अंग्रेजी में बीटिंग स्टिक के तौर पर काम किया जा रहा है? देखिए, कॉमन सिविल कोड की सवाल कोई आज से नहीं उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। और 1986 में तो उसकी जो सबसे एक भोंडी तस्वीर हमने देखी थी शाहबानो केस के वक्त पर, और उस वक्त बहुत ज़ोरों से ये आवाज़ उठने लगी थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और उसको आरएसएस ने एक बिल्कुल दूसरे अंदाज में ले करके उसको एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा शुरू करा। बात ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। मतलब कॉमन सिविल कोड अगर आप लागू करेंगे तो खाली मुसलमानों पे थोड़ी लागू होगा, वो क्रिश्चियंस पे भी होगा, वो आदिवासियों पे भी होगा, वो इवन हिंदुओं में भी अपने कुछ ऐसे हैं। तो ये तो सिर्फ अच्छा, और क्योंकि इसमें कोई संजीदगी नहीं है इसके अंदर, ये सरकार भी ये जानती है, या जो भी लोग ये आवाज़ उठाते हैं वो सब ये जानते हैं कि ये लागू नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जितने ज़्यादा लोगों के अंदर अक़ीदे हैं, उसके चलते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आप एक चीज़ को लागू करें। इवन हिंदू धर्म के अंदर ही आपको हर 10 कदम के बाद एक नया वो मिल जाता है। मामा और भांजी की शादी कहीं होती है तो कहीं नहीं हो सकती है जी। नहीं, कहीं क्या मतलब, साउथ में तमिलनाडु में मामा और भांजी की शादी बहुत कॉमन है, और पहले अगर मामू ही का हक बनता है। जो आप अगर नॉर्थ में आ जाएं तो वो एक पाप है, अगर कोई कह दे तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो जहाँ या वहाँ रावण की पूजा होती है, यहाँ आप आएंगे तो रावण को जलाया जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इनको आप एक स्टिक से नहीं हाँक सकते, और ये बात सरकार जानती है, इसलिए इसको सिर्फ इस्तेमाल करती है वो मुल्क में मतलब सरकार तो अभी है, और उनके जो मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं जी, मैं कहूँगी कि वो पूरा सेक्शन जो सरकार के साथ है, या जो इस मुल्क के अंदर इस किस्म के पॉलिटिक्स करता है, वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ एक नफ़रत को बढ़ाने के लिए, एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड बनाने के लिए। उनको भी मालूम है कि ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती हैं, होंगी तो ख़ुद हिंदू शायद इसके ऊपर मुखालफत पे उतर आएंगे। आप पॉसिबल है नहीं, जैसे आपको शायद पता नहीं, मुझे आपको मालूम है या नहीं कि 60s में, लेट 60s में जब हिंदी के बारे में एक आंदोलन चला था, और ये कहा गया था कि तमिलनाडु में कितना साधु आके यहाँ पे बैठे थे, और उसमें मारे भी गए थे, फायरिंग हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन उसका अंजाम क्या है कि आज तक एंटी हिंदी जो सेंटिमेंट है तमिलनाडु में, उसको आप चेक नहीं कर पाए।
तो हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती, लेकिन ये एक बहुत आसान तरीक़ा है किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत को भड़काने का, और वो उसको इस्तेमाल करते लेकिन हैं। क्या आपको लगता है कि जो 1980s में जो प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशंस था और जो भी जनवादी महिलाओं का जो आंदोलन था, उन लोगों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें उठाई थी, तो क्या उन्होंने गलती की थी? देखिए, ये ज़रूर है कि उस वक्त एक आवाज़ ये भी थी महिला आंदोलन में भी कि हाँ, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि महिला आंदोलन का भी एक ये अंदाज़ा था कि शायद इसके ज़रिए एक हम औरतों को ज़्यादा बेहतर इंसाफ दिला पाएंगे। लेकिन हर चीज़ ना आप अपने तजुर्बे से सीखते हैं, हैं आपने जिसे कहना चाहिए आइडियली ये सिचुएशन बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि सिचुएशन की क्या तो आप कह रहे दिक्कतें हैं कि हैं। उस समय उस वक्त मैं कंप्लीट कर लूँ तो उस वक्त ये ज़रूर एक सेक्शन की तरफ से आवाज़ आई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इस बात को एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज़ वो नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है, और इससे हम कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा ये और दूरियां पैदा करेगी। तो सभी ने जो बात करी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करूंगी कि उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा सही अप्रोच है। जी। लॉ कमिश्नर भी शायद हाल फिलहाल में यही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मुश्किल है, वो पर्सनल लॉज के बीच में अगर रिफॉर्म्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। यही प्रैक्टिकल चीज़ है। और ये तो आपको लग रहा है कि वो दौर चला गया, हमने अपने मतलब तजर्बे से और अपनी गलतियों से सीखा? नहीं, मैं उसे गलती नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। आइडियली वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, आज भी मैं समझती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब प्रैक्टिकली आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप प्रैक्टिकली लेके जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लागू करवाना कितना मुश्किल है, या इसके क्या क्या अमली नताइज निकलेंगे। तो इसलिए हर चीज़ से आप सीखते हैं इन चीज़ों से, तो इसे गलती कहना गलत बात होगी, इसे तजुर्बे की इसे सीखना कहना ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। एक दूसरा सवाल मैं ये ले रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से के हवाले से है, या उनसे जुड़े हुए जितनी भी मिली, समाजी या मजहबी जो इदारे हैं या तंजीम है मुसलमानों की, वो कहते हैं कि मुसलमानों के दीनी यानी रिलीजियस मैटर्स में और उनके कल्चरल यानी सकाफती सांस्कृतिक मामलों में सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है मेजॉरिटी वोट पे बनी हुई है और माइनॉरिटी के साथ इस तरह का एक हिस्टोरिकल वादा है कि आप इस तरह की इंटरवेंशंस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, वो लोग एक ऑपरेस्ड मुस्लिम वीमेन, मतलब मजलूम मुस्लिम खवातीन का एक इमेज, एक शबीह बना के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी कभी कभी मिलता हुआ दिख रहा है। इस सिचुएशंस में एक मतलब प्रोग्रेसिव वीमेन एक्टिविस्ट या आपकी पार्टी का क्या पोजीशन हो सकता है? नहीं, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है कि वो इसकी कोशिश करते हैं कि ऑपरेस्ड मुस्लिम औरत बताई जाए। देखिए, औरत जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समाज के कुछ सेक्शंस हैं जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस हैं, औरत भी उसी में आती है। उसमें मज़हब और इसका फ़र्क नहीं है कि कोई मज़हब में कम है और किसी मज़हब में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन औरत का होता है। ये ज़रूर है कि किसी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि ये मजहबी रूप से हो रहा है, कहीं समाजी रूप से हो रहा है, लेकिन एक्सप्लॉइटेड है। और मुसलमान औरत की दिक्कत ये है कि एक तो वो माइनॉरिटी में है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन एक माइनॉरिटी का हिस्सा होने के नाते है। दूसरा, उसका एक्सप्लॉइटेशन एक सिटीज़न होने के नाते है, इस मुल्क का एक सिटीज़न होने के नाते है। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके उसके एक्सप्लॉइटेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान औरत को खाली बाहर वाले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुसलमान औरत को विद इन कम्युनिटी भी एक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ट्रिपल तलाक की जैसे बात है कि ये सरकार कहती है कि हमने मुसलमान औरत को ट्रिपल तलाक से निजात दिलवा दी और बहुत बड़ा हमारा ये कारनामा है, लेकिन आपने किया क्या? आपने इस कानून को क्रिमिनलाइज कर दिया। हाँ, जिस वक्त आप इसको मतलब सिविल मैटर को आपने क्रिमिनल बना दिया और आपने कहा कि वो आदमी अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जब वो अरेस्ट हो जाएगा तो वो तो हर जिम्मेदारी को झाड़ देगा ना।
भाई जेल जाने के बाद तो उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो खर्चा नहीं देगा, वो कोई किसी तरह की कुछ मेंटेनेंस नहीं देगा, तो वो तो हर चीज़ से फ्री हो गया ना भाई, 3 साल जेल काट के आ जाएगा। लेकिन वो औरत जो बाहर रह रही है उसका तो ऊपर तो बोझ दुगना हो गया ना, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे वहाँ से मिलने की वो भी ख़त्म हो गई। तो ये इस किस्म के कदम उठा करके, क्रिमिनलाइज करके आपने एक पूरे जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटका दिया। मतलब वो लोग भी जो ये कहते हैं कि हाँ ट्रिपल तलाक एक वन सिटिंग में जो तलाक दी जाती है वो बंद होनी चाहिए, जो बेहतर ऑप्शंस हैं वो लेने चाहिए, आपने उन लोगों को भी मजबूर कर दिया कि आज वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ट्रिपल तलाक को जिस तरह से आप लागू करना चाहते हैं इस कानून को, ये गलत है। हमारा कहना है, जैसे मैं अपनी बात करूं पर्सनली, कि मुसलमानों में तलाक के 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो है कि एक सिटिंग में 3 तलाक दे दी, एक है कि एक महीने की सिटिंग का, शियों के अंदर दूसरा एक हदीस के अंदर में अलग है। हाँ, तो क्यों नहीं हमारे उलमा कोशिश करें कि वो ऑप्शन जो औरत को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है उस ऑप्शन को लागू करें। ऐसी बातें बहुत सारे स्कॉलर ने कही है कि जो फिक़्ह के अंदर में जो डिफरेंसेस हैं और जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव आज के दौर में दिख रहा है, अगर हम उसको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये बात हम भी कहते हैं जी, कि वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें सबका भला है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि खाली कोई औरतों का ही भला है, बल्कि पूरी कम्युनिटी का भला होगा उसके अंदर। जी 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 जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अब मैं इल्ज़ाम भी हो सकता है, उसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है, कि जब मामला मुसलमानों का और मजहबी जो अक़लियत हैं उनका जब मामला आता है तो कई बार राइट विंग फोर्सेस जो कि जिनके खिलाफ हम पॉलिटिक्स करते हैं और कई बार लेफ्ट के लोग को एक साथ मिल जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखिए फ्रांस के अंदर में वेल यानी आपको पर्दा और बुर्का और हिजाब के ऊपर जब सियासत होती है तो वो उसको बैन करने के लिए लेफ्ट के भी लोग शामिल हो जाते हैं और कुछ और राइट के लोग भी शामिल हो जाते हैं। अगर पूरे लेफ्ट नहीं शामिल होते तो एक सेक्शन जरूर शामिल हो जाता है। और आपका एक लेख भी मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में जो आपने लिखा था, दैट अनवेलिंग द ट्रूथ, जिसमें आपने कहा कि वेल के मसले को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। कब वेल आया, क्यों आया, कैसे हुआ, वेल भी एक तरह का नहीं होता है। तो सवाल ये है कि क्यों इस तरह की इमेजिनेशंस होती है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वेल हो या बहुत सारे मुद्दों पे लेफ्ट बिल्कुल एक कमिटेड है स्ट्रांगली राइट को डिफीट करने के लिए, लेकिन कल्चरल मैटर जब आते हैं तो दोनों एक साथ कभी कभी खड़े हुए दिख जाते हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ये सही बात है, क्योंकि अगर हम मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी मुखालफत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो नज़रिया है वो राइट विंग से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है। अगर हम ये इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि हाँ दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए, तो हमारा मुखालफत का नज़रिया ये है कि उससे औरत को एक्सप्लॉइटेशन उसका बढ़ता है, 2 औरतों का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। राइट क्या कहता है कि ये 2 शादियां करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनका ये हो रहा है। नज़रियों का बहुत ज़बरदस्त इख्तिलाफ है, लेकिन डर है। लोग कहते हैं कि ये भी राइट विंग भी हमारे खिलाफ हैं। वो नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस सेक्शन की बात कर रहे हैं कि राइट विंग आपके खिलाफ, मतलब हम लोग उनके खिलाफ हैं। हम कभी भी राइट विंग के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसा परसेप्शंस क्रिएट हो जाता है। नहीं, वो करवाए जाते हैं, वो परसेप्शंस क्रिएट कराए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप लेफ्ट के आर्गुमेंट्स पे उसके जो लॉजिकल बात है उसको तो आप वो काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो फिर काउंटर कैसे करें? 2-3 तरह के वो होते हैं। एक तो ये होता है कि ये समझौता कर लेते हैं, ये इन सवालों पे उनके साथ चले गए, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, और लास्ट में आता है कि दहरिये हैं। अरे भाई इनका तो कोई मजहब ही नहीं है, तो दहरिये हैं। पर क्यों? आपने कैसे कह दिया कि दहरिये हैं? क्या किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मजहब को मानने वाला आदमी आपका मेंबर नहीं बन सकता? ऐसा तो नहीं लिखा। दूसरी बात ये, उसमें फिर अगर आप ये आर्गूमेंट करें तो ये हो जाता है कि नहीं वो जो कहा गया था क्या फीम है एक। भाई किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, कब कहा गया था, क्यों कहा गया था, उन चीज़ों को भी तो आप साथ में लाइए ना। उसको इसलिए नहीं लाएंगे कि वो आपको सूट नहीं करती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सवाल और लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया शुरू में कि कॉमरेड साहबा फारूकी जो हैं वो हिंदी में कहते हैं जनवादी महिला समिति और अंग्रेज़ी
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, उसके दिल्ली चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी थी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो संगठन है ये 1981 आई थिंक 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इनके बहुत सारे गोल्स है, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, वुमेन को इमेंसिपेट करना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के मतलब व्यूज़ में, जो लोग नहीं जानते आपके संगठन के बारे में, कि इमेंसिपेशन का आपका क्या मुराद है और किस तरह की पॉलिसीज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि जो लोग जुड़ना चाहे आपसे जुड़े। देखिए, हम बेसिकली इस बात पे यकीन करते हैं कि औरत को समाज में बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और वो बराबरी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि आपने कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है तुम्हें नौकरी कर दी मिल जाएगी या पढ़ाई के, हम समझते हैं कि मेंटालिटी जो जहनी बराबरी है वो होनी चाहिए। आज औरत को आप समाज में एक कमोडिटी के तौर पे देखते हैं। उसको इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जैसे एक सेक्स सिंबल होता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। हमारा कहना, हम ये समझते हैं कि इस समाज के अंदर औरत को बराबरी का रिश्ता मिलना चाहिए और बराबरी का जो जगह है वो जब मिलेगी जब उसकी पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, उसे फाइनेंशियल राइट्स मिलेंगे, उसके पास सामाजिक राइट्स होंगे, तब उसके पास वो तमाम चीज़ें होंगी जिनके ज़रिए वो इस समाज में अपने आप को एक बराबर का नागरिक बना पाएगी। जी जी। अच्छा, आदिवासी महिलाओं के लिए, लोअर कास्ट, दलित और मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम होता है? कुछ खास कुछ अगर कुछ प्रोग्राम, कुछ पॉलिसीज हो तो वो भी उनको बता। देखिए, हमारा कोई इस तरह से स्पेसिफिक ये नहीं है कि कोई सेक्शन का अलग प्रोग्राम है, किसी सेक्शन का अलग है, कोई माइनॉरिटी मोर्चा है, इस तरह का नहीं है। हम ये समझते हैं कि औरतों के साथ, हाँ, एक सेक्शन है जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, जिस दलित हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि सारी महिलाएं तो एक बराबर नहीं है ना, ये भी आती है डिस्कोर्स कि सारी महिलाएं। मैं यही पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सारी महिलाएं एक बराबर नहीं हैं, वो गलत हैं। ये हो सकता है कि कुछ महिलाओं के पास फाइनेंशियल ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा बेहतर कपड़े पहन सकती हों, लेकिन जब आप उनके घरों में उनकी जगह, उस समाज में उनकी जगह पे को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी उतनी ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं जितनी दूसरी औरतें हो सकती हैं। ये ज़रूर है कि जैसे दलित औरत है, दलित औरत तो सामाजिक रूप से, क्योंकि दलित ही इतना एक्सप्लॉइटेड है, तो नेचुरली उसके यहाँ जो माइनॉरिटी है वो तो और भी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए ज़रूर आपको एक स्पेसिफिक तरीक़े से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी होगी, जो हम लोग करते हैं कि जैसे दलित महिलाओं के साथ हमारा संपर्क है, उनके इश्यूज़ को हम उठाते हैं। अभी हमारी जो लखनऊ की यूनिट है, उन्होंने बहुत अच्छा एक सर्वे किया था इसके ऊपर, जो मेला ढूंढने वाले परिवार हैं उनका। आज भी इतनी सालों की आज़ादी के बाद आज भी लखनऊ जैसे शहर के अंदर कुछ परिवार हैं जो मेला ढूंढते हैं। तो इतने कानून बनने के बाद, तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे क्या है हालत है हमारे लोगों की। हमने उनके सिलसिले में बात करी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बात करी, उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए करी। नेचुरली ये एक वो सेक्शन है जिसकी प्रॉब्लम एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको कुछ लोगों के साथ ज़रूर ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि औरतों की जनरल जो एक प्रॉब्लम्स हैं इस समाज के अंदर, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वो हैं उनके लिए एजुकेशन के मौके मिलना, उनको नौकरियों के मौके मिलना, उनको सिक्योरिटी मिलना, उनको जायदाद में हिस्सा मिलना, उनको समाज के अंदर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी 33% रिजर्वेशन की बात जो हम करते हैं, तो वो हम इसलिए नहीं करते हैं कि 33% का कोई नारा है हम देते चले जा रहे हैं। हम कन्विंस्ड हैं कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर औरतों की एक पर्टिकुलर तादाद नहीं होगी, आप औरतों से मुताल्लिक़ सवालात को संजीदगी से नहीं लेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी लोग कहते हैं कि ये अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी ये अपर कास्ट मर्दों ही इसको पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। और ये बात आपको लगता है कि ये बात मतलब राइट विंग पार्टियों के लिए भी है और ये बात सेंट्रिस्ट पार्टियों के लिए भी है और ये बात लेफ्ट पार्टियों के दौरान भी है? क्योंकि लीडरशिप, टॉप लीडरशिप में देखें तो महिलाओं को तो जगह नहीं मिलती है। और आपको कभी लगा कि अगर आप मर्द होती तो आप अपनी पार्टी में बहुत ऊपर चली गई होती? नहीं, ये बात है कि औरतों को लीडरशिप में उतनी जगह नहीं मिल पाती। उसकी वजह ये नहीं है कि अब आप किसी औरत को एकदम तो उठा के लीडर नहीं बना सकते ना, लेकिन डिस्क्रिमिनेट तो करते हैं। नहीं, आपको
नीचे लेवल से उसको उस लीडरशिप में लाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ सबसे जो छोटी इकाई होती है ब्रांच होती है, ब्रांच है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर लोकल कमेटी है, फिर स्टेट कमेटी, इस तरह से। तो आप जब तक ब्रांच में उसको लीडरशिप में नहीं लाएंगे ऊपर तक नहीं ला सकते ना। क्यों नहीं आते हैं? एग्जैक्टली इसलिए कि वहाँ पर जो पूरा माहौल है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कम्युनिस्ट बनने के बाद आप उस पूरे माहौल से एकदम बाहर निकल आए, आप एकदम स्वस्थ हो गए, आपकी सारी खिड़कियाँ खुल गई दिमाग की, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो जो पूरा इतना लंबा ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है और इतनी लंबी अरसे तक जो आपको सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं आपके दिमागों में बैठा होता है। तो इसलिए वहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस तो होती ही है, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि लेफ्ट पार्टीज उस रेजिस्टेंस को तोड़ने की बहुत कॉन्शियस कोशिश करती हैं। आपके साथ आप समझते हैं कि आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, मैं नहीं समझती कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैंने जितना काम किया है उसके हिसाब से मुझे उतनी ही जगह मिली है जितना मैंने काम किया है। मैं बात आपसे वही कह रही हूँ कि इस लेवल हमारी पार्टियों के अंदर, लेफ्ट पार्टीज़ के स्पेशली मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत कॉन्शियस कोशिश है कि ये डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, और उसके लिए गाए बेगाए हम लोगों के यहाँ स्टडी सर्कल्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर उनसे डिस्कशंस कराए जाते हैं ताकि जो जहन है वो बदलें, उन जहनों के अंदर एक जो मतलब जो एक दकियानूसी जहनियत है उसको थोड़ा सा मौका मिले टूटने का। तो ये कोशिश हमारे यहाँ बिल्कुल होती है, लेकिन मुझे नहीं पता और पार्टियों के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, ये आपने रिजर्वेशंस के बारे में बात कही कि 33% रिजर्वेशंस जो खवातीन महिलाओं के लिए हैं वो सिर्फ हमारे लिए एजेंडा नहीं है, वो बहुत ही सीरियस इशू है। लेकिन ये इशूज तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो ओबीसी समुदाय से जो लोग आते हैं, जो उस फिरके से आते हैं, वो एक इमेज दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे कॉमरेड बृंदा कारत और सुषमा स्वराज शायद पार्लियामेंट में कहीं एक दूसरे को हक कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशंस है उसके अंदर में जो लोअर कास्ट के लिए रिजर्वेशंस देने की जो बात है उसकी मुखालफत राइट विंग के लोग भी करते हैं और लेफ्ट विंग के लोग भी करते हैं। नहीं, हम ये मुखालफत नहीं करते कि किसी मुसलमानों को मत दो या ओबीसी को मत दो या इसको मत दो, हम इसकी ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं पहले औरतों को तो दो, आप पहले एक सेक्शन की बात तो करो। आपने तो औरतों की बात नहीं कर रहे हो फिर उसमें, क्योंकि ऐसा होता है देखिए कि जब आप रिलीजियस बेसिस के ऊपर या किसी और बेसिस पे रिजर्वेशंस देते हैं तो वो इतना सिंपल नहीं होता है। हाँ, ये एक टालने का तरीका होता है कि आपने एक शोशा छोड़ दिया कि माया क्या नाम था उसका, उमा भारती, कि ओबीसी को नहीं दिया गया रिजर्वेशन इसलिए ओबीसी की औरत का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर एक आ गया कि सब मुसलमान औरत को होना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे हो कि अच्छा पहले औरतों को तो करो। आप कह रहे हैं कि जो ये बात हो रहा है कोटा अंदर कोटा, वो एक तरह का रखना अंदाजी है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब डिले करने का, डिले करने की टैक्टिक्स है। बिल्कुल आपका पोजीशन से है कि एक बार रिजर्वेशन 33% मिल जाए और उसके बाद अगर उसके अंदर में अगर बाद में अगर जरूरत पड़ती है, अगर नहीं फिर दो, उसके अंदर दो, लेकिन पहले आप औरतों को तो दो रिजर्वेशन, फिर उसके बाद वो दूसरे रिजर्वेशन से बात होगी। वो कहते हैं कि अगर मिला नहीं बाद में तो क्या होगा? नहीं, ये तो फिर आप मतलब ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं जो करते ही रहते हैं सब तो लोग। आपका पोजीशन से, आपकी पार्टी का पोजीशन से है कि हम उसूलन कोटा विद इन कोटा के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अभी इमरजेंसी बेसिस पे 33% वीमेन के नाम पे हो जाए और उसके बाद से अगर कोई बने की और मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए उसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश होनी चाहिए। कंसेंसस बनेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आप एक कदम तो आगे बढ़ो ना, फिर उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाने की बात होगी। आप कह रहे हो कि पहले ऊपरी मंजिल पे पहुंच जाओ फिर नीचे आना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं होता ना जी। अच्छा, एक सवाल और भी है फेमिनिज्म को लेके, नारीवाद को लेके। जैसे आप कह रही हैं कि महिलाओं के लिए लड़ना ज़रूरी है, जहन को भी बदलना है, दकियानूसी को भी दूर करना है, पार्लियामेंट में भी जगह देनी है, नीचे के लेवल पे भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना है। लेकिन जो रेडिकल्स हमारे दो दोस्त होते हैं, चाहे वो लेफ्ट की तरफ से हों या आजकल फेमिनिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, उनका कहने का मतलब है कि लेफ्ट पार्टियों का जो एजेंडा है खवातीन और महिलाओं को लेकर, वो भी हाफ हार्टेड है, वो भी एक लिबरल फ्रेमवर्क में सब कुछ चल रहा है। और उनका मानना है कि जब तक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करेंगे, मोनोगेमस मैरिज को नहीं खत्म करेंगे, फैमिली को नहीं खत्म करेंगे और ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म को खत्म नहीं करेंगे, तब तक उनका इमेंसिपेशन नहीं हो सकता।
ये देखिए, ये जिस किस्म के आप बता रहे हैं लोगों की बातें, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगी कि मैं कभी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं वो समझती। कहते हैं फैमिली है तो फैमिली को रखते हुए कैसे महिलाओं का मतलब मैं मेरे कम से कम इस सिलसिले में बहुत मुख्तलिफ वो हैं, उसी को बता ख्यालात दीजिए। हैं। जी, जी, जी। आपकी क्या राय है? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ये एकदम आप चाहें कि सब कुछ तोड़ करके हर बंधन को तोड़ दिया जाए, वो मुमकिन नहीं होता है। समाज में जब चेंजेस होते हैं तो उनके कुछ फेजेस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। एक जंप में आप सारे चेंजेस करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जी, जी, तो इसलिए जहाँ पर औरत को मिनिमम आप कुछ दिलवाने की कोशिश कर सकते, पहले उस पर तो कंसेंसस बना लेना, फिर आगे चलेंगे। और ये कि अब आज के समाज में अगर आप ये कैंपेन करो कि फैमिली ख़त्म कर दी जाए, तो हम आइसोलेट हो जाएंगे ना, कौन हमारी बात सुनेगा? अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं आपको लगता कि हम ऐसे डिमांड्स को लेकर के जाएं जो डिमांड्स लोगों को समझ ही नहीं आ रहे हैं, जो डिमांड्स उनको पता ही नहीं है, वो डिमांड्स लेके अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए तो हम आइसोलेट होंगे वहाँ पर, हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। जब हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो हम कैंपेन्स क्या करेंगे? और मैं नहीं समझती कि ये जो मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों को इस एंगल से उठाने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं कुछ दोस्तों से जब बात करता हूँ जिनका ताल्लुक आप जैसे जो मुस्लिम समुदाय से हैं, और कभी-कभी ये कहते हैं कि हम कई बार अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। हमने पूरी ज़िंदगी राइट विंग पार्टियों के ख़िलाफ़ में वोट की, हमने लेफ़्ट को वोट किया, ख़ासकर वो बंगाल का एग्ज़ाम्पल देते हैं, और वो कहते हैं कि लेकिन बंगाल के अंदर में हमको मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया या हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। फिर वो कई सारे वो विवादित बातों को भी कहते हैं कि कोई कह रहा है कि मुसलमानों लड़कों के ज़रिए लव जिहाद हो रहा है, तो कोई लाल झंडे से जुड़े हुए टॉप लीडर कह रहे हैं कि मदरसा इज़ ए डेन ऑफ टेररिज्म का, कहीं नंदीग्राम में झगड़ा हो रहा है। तो आपको लगता है ये सब गलतियां हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी पार्टी बंगाल में थी और आज वो ज़ीरो पे आ गई? नहीं, देखिए, बंगाल को अगर डिस्कस करना है तो वो सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। जो हालात हैं, सिचुएशंस हैं, इस वक्त जो राइट विंग का उभार है, उस सब वो पॉलिटिक्स वो कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट जो था ना, हमारा ट्रस्ट हो गया। नहीं, मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि इसको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसलिए बंगाल में ज़ीरो हो गया या ये हो गया। बंगाल की जो सिचुएशन है बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है, उसके ऊपर एक वो अलग ही बात है, बातचीत लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बारे में बात चल रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका अगर रूट ट्रेस किया जाए तो एक केरला से निकलता है। मदरसा के खिलाफ जिस जमाने में अडवाणी जी और ये लोग का कैंपेन चला रहे, तो एक बयान लेफ्ट की तरफ से भी आ रहा है कि जो उनको कम्युनिटीज को पसंद नहीं आया। तो ये कुछ आपको लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि लेफ्ट ने कोई ऐसा बयान दिया है कि मदरसे जो टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। भट्टाचार्य का आया था एक बयान जी। नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया था, क्या आया था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेफ्ट लीडर ये बात कहेगा। जी, जी, जी। और बुद्धादेव ने अगर कहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मैं जब तक वो न जान लूँ मैं अपनी पूरी बात नहीं कह सकती हूँ। तो मतलब दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि लेफ्ट लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं, हम नौकरी में कहीं नहीं है, हमारे बच्चे गरीब रह गए, हम रिक्शा खींच रहे हैं जामिया के इलाके में, हम क्या करें? नहीं, मैं ये बात आपकी बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि बंगाल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स हुए, जो तो सच्चर कमेटी ने आपको सामने दिया है। हालांकि जब ज़मीन का वो हुआ था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो उसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा था। लेकिन शायद उसके बाद जो हालात जैसे बढ़ते गए और वो पूरी जनरेशन जो उससे फ़ायदे मुफीद हुई थी, वो जनरेशन ख़त्म हुई और नई जनरेशन जो आई है, शायद उसकी एस्पिरेशंस जो थी, उसकी जो ख्वाहिशें थी या उसकी जो ज़रूरियात थी, वो पूरी करने में हम लोग उतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसको ये कह देना कि लेफ़्ट पार्टीज़ मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ ज़्यादती है, ये गलत बात है। जो सिक्योरिटी लेफ़्ट पार्टी ने दी है, चाहे वो कहीं भी हो, मतलब बंगाल में तो सरकार थी, और जगहों के ऊपर भी आप कभी भी देख लीजिए, कोई दंगा हो, कोई टेंशन्स हो, कोई हिंदू मुसलमान का सवाल हो, सेकुलरिज्म का जो हमारा कमिटमेंट है, उसमें कहीं भी आप एक मिसाल नहीं दे सकते हैं कि किसी टॉप लीडरशिप में तो नहीं थी। नहीं,
कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं मानती इस बात को। आप कोई मिसाल दे के बताइए मुझे, पर स्पेसिफिक मिसाल कि फलाने आदमी ने ये बयान दिया कि ये जो है ये सही है या ये गलत है। अच्छा, तो ये अब हमारे दोस्त जब इस डिस्कशन को सुनेंगे तो हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। बिल्कुल। जी। और मुझे लगता है कि अगर आपके कोई दोस्त इस तरह का कोई कहते हैं कि लेफ्ट पार्टी के किसी लीडर ने ऐसे बयानात दिए हैं कि लव जिहाद मुसलमानों के मतलब जो जैसे बयानात राइट विंग देता है, तो ज़रूर हमारी नॉलेज में लाएं, लेकिन स्पेसिफिक और सबूत के साथ। ठीक है, अब आखिरी सवाल ये है कि ये देखिए, हिंदुत्व का जो खतरा है इतना ज़्यादा है, लोग इतने परेशान हैं, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं है, हर दिन हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है, इसमें लेफ्ट पार्टीज़ की क्या भूमिका है और आप लोग और क्या करेंगे और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो जनवादी लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो कैसे मतलब इस देश को बचाएं, इसके लोकतंत्र को बचाएं? देखिए, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में कोई एक बात नहीं कही जा सकती। इस वक्त जो हालात हैं, राइट विंग का जो उभार है, वो खाली हिंदुस्तान में नहीं है, और जगहों पर भी है। और ये फैक्ट है कि एक सेक्शन है मुल्कों के अंदर जो एक राइट विंग की पॉलिटिक्स को बहुत आइडियलाइज कर रहा है, बहुत उसको पसंद कर रहा है। उसकी वजूहात हो सकते हैं और उसमें हम जा सकते हैं, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म हारेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो तारीख हारेगी उसके अंदर, क्योंकि इस मुल्क को सेकुलरिज्म के ज़रिए ही बचाया जा सकता है, और ये बात कम्युनिस्ट पार्टियों से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं समझता। इसीलिए हर मौके के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टीज़ पूरे तन मन धन के साथ उतरती हैं और उतर करके इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाती हैं। कहीं हमने इन सवालों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है किसी के साथ भी, मतलब चाहे वो कांग्रेस का सवाल हो, चाहे कोई और पार्टी का सवाल हो, हम लोगों ने सेकुलरिज्म के सवाल पे कहीं कोई समझौता नहीं किया है। ठीक है, हमारी ताकत कम है, हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कुछ जगहों पे हम बहुत कमज़ोर हैं, कुछ जगहों पे कम कमज़ोर हैं, लेकिन जहाँ जितनी हमारी ताकत है हम इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहती हूँ कि ये बात ख़ास तौर से मुसलमानों को समझनी चाहिए कि 1.5 ईंट की मस्जिद बना करके आप अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर सकते। आज मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मसाइल सबके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी लड़ाई को जब तक आप दूसरों के साथ मिल करके जैसे मैं सीए की मिसाल आपको देना चाहती हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट है जी, उसकी जो पूरी कैंपेन चली थी, एक वक्त ये आ गया था कि वो कैंपेन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कैंपेन होकर रह गई थी। उन धरनों में, उन प्रदर्शनों में आप अगर देखेंगे तो कुछ एलीट नॉन मुस्लिम लिबरल्स नज़र आते थे, इंटेलेक्चुअल्स नज़र आते थे, आर्टिस्ट नज़र आते थे, लेकिन आम हिंदू, आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसजेंडर्स को देखिए, अगर अमेंडमेंट बिल आएगा, ये सिटीजनशिप वाला बिल अगर आता है, कानून बनता है, तो वो तो सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी तो कोई शनाख्ती नहीं है, उनकी तो अपने परिवार उनको नहीं एक्सेप्ट करते। तो उनको जोड़ना उस कैंपेन में बहुत ज़रूरी था। आदिवासियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक हम लोगों 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बन सकती है। और इसीलिए आप देखिए जिस तरह से इसको क्रश किया सरकार ने, इस पूरे बिल्कुल एंटी मुस्लिम बनाने की एंटी मुस्लिम भी बनाया। इसके वजह से जो दंगे हुए इस सारे उसको लेकर के, उसकी वजह यह है कि आम हिंदू अपने आप को उससे जोड़ नहीं सका, वो डिस्टेंस किए हुए था, उसको नहीं लग रहा था कि ये तो इनका मसला है, ये जाने। और सरकार की फेलियर है सेकुलर फोर्सेस की, बिल्कुल है सेकुलर। देखिए, जो सरकार की मशीनरी थी वो पूरी तरह से लगी हुई थी कि ये तो मुसलमानों को, मतलब तुम्हें तो प्रॉब्लम है, ये तो मुसलमानों का है। मैं उस जमाने में अखबार को पढ़ रहा था, वो कहते हैं खिलाफत 2 हो गया। हाँ, तो हम लोगों को बाहर से पैसा फंड हो रहा है, तो एग्जैक्टली हम लोगों को इन चीज़ों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो एक साथ ही होगा, एक साथ ही होगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हम ढूंढते रहे, हम कहते रहे, वो ऑप्शन है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि अगर जो छोटी मोटी गलतियां भी होती हैं उसको भूल के एक नए मतलब नए समाज बनाने के लिए साथ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आप समाज में काम करते हैं या आप पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, आपकी गलतियां तो होती हैं ना, उसी से आप सीखते हैं। तो
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बेसिक बात यह है कि ख़ास तौर से मुस्लिम लीडरशिप को, मुसलमानों को समझना होगा कि आप, मैं नहीं कहती कि आप कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ जाइए, लेकिन आप कम से कम सेकुलर फोर्सेस के साथ जुड़िए, आप दलित आंदोलन के साथ जुड़िए, आप आदिवासी आंदोलन के साथ जुड़िए। आप अगर ये सोचते रहोगे कि हम अकेले बैठ करके अपनी वो बनाते रहेंगे तो काम चलेगा, पिटते रहोगे और कुछ नहीं होगा। थैंक यू। दोस्तों, कॉमरेड साहबा फारूकी साहब से मैं अभी बात कर रहा था। बहुत सारी बातों पे गुफ्तगू हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हुई, लेफ्ट पॉलिटिक्स पे हुई, देश की राजनीति पे हुई, मुसलमानों के जो मसाइल और जो दीगर पासमानदा तबकात के मसाइल थे उनके ऊपर हुआ। आप जानते हैं कि ये जानी मानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ख़वातीन हुकूक के लिए लड़ती रहती हैं, और CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की जो दिल्ली इकाई है उसमें वो सेक्रेटरीट की मेंबर हैं। कॉमरेड, थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया शुक्रिया।